नमस्कार बच्चों, मैं अजय चौरसिया, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिलवानी, जिला रायसेन। आप सभी का सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की NCERT की भूगोल, जिसको समकालीन भारत के नाम से हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, उसके अध्याय 3 अपवाह का अध्ययन करेंगे। ये इस अध्याय का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने हिमालय से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियों सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को समझने का प्रयास किया था। आज के वीडियो में हम प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज का वीडियो हम आरंभ करते हैं। अब हम यहाँ पर हमारे देश का जो प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के किनारे उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। आपको बता दें, यह है पूरा पश्चिमी घाट। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, ये सब इस ओर बहेंगी, अर्थात पूर्व की ओर, क्योंकि इतनी भूमि का ढाल, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था, कि पूर्व की ओर है। और जो मैदान है यहाँ पर पश्चिमी घाट से जो थोड़ा सा इलाका आप देख रहे हैं, इतना ढाल पश्चिम की ओर है। तो यहाँ से जो नदियाँ इस ओर निकलती हैं, उनका बहाव अरब सागर की ओर होगा, अर्थात पश्चिम की ओर होगा। और यहाँ से जो नदियाँ निकलेंगी, ये सब बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरेंगी। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। अब यहाँ पर जो नदियाँ निकलती हैं, ये यहाँ पर आकर डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा का निर्माण क्यों करती हैं? क्योंकि यहाँ पर ढाल बहुत कम होता है और नदी यहाँ पर आकर अनेक धाराओं में बढ़ जाती है, जिस कारण से डेल्टा का निर्माण होता है। नर्मदा और तापी अर्थात ताप्ती 2 ही बड़ी नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं तथा ज्वर्धन मुख का निर्माण करती हैं। अब यहाँ पर हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इतनी भूमि का जो हिस्सा है वो इस ओर इसका ढाल है। तो यहाँ पर 2 नदियाँ बहती हैं, एक नर्मदा और दूसरी ताप्ती, या जिसको तापी कहते हैं। इन दोनों का ढाल यहाँ है, तो ये दोनों नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं और यहाँ पर ज्वर्धनमुख का निर्माण करती हैं। अब आपको एक बात समझ लेना है कि ज्वर्धनमुख और डेल्टा, जो नदियाँ पूर्व की ओर बहेंगी वो डेल्टा का निर्माण करेंगी, क्योंकि यहाँ पर ढाल कम हो जाता है, नदियाँ अनेक धाराओं में बढ़ जाती है, इस कारण से डेल्टा का निर्माण होता है। और जो नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं, यहाँ पर ढाल ज़्यादा होता है और ये बहुत तेज़ी से बहते हुए समुद्र में गिरती हैं। और जब समुद्र में बहुत तेज़ी से गिरती हैं, तो यहाँ पर ज्वर उठता है, इसको ज्वर नद मुख कहा जाता है। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। सबसे पहले हम नर्मदा द्रोणी की बात करते हैं। नर्मदा का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। ये पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में ये नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के पास संगमरमर के शैल में ये नदी एक गहरे गार से बहती है तथा जहाँ ये नदी तीव्र ढाल से गिरती है, वहाँ पर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। आपको मालूम है कि ये नदी अमरकंटक से निकलकर इस ओर मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से होकर समुद्र में गिरती है, जो कि खंबात की खाड़ी में जाकर समुद्र से मिलती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत ही छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा
एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है नमामि देवी नर्मदे। दूसरी द्रोणी है ताप्ती द्रोणी या तापी द्रोणी। तापी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। आप देख रहे हैं मैप पर, ये तापी नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ से तापी नदी निकलती है और ये भी नर्मदा के समानांतर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य हैं। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। हमने आपको बताया था कि यहाँ पर एक पश्चिमी घाट है, ये पर्वत श्रृंखला है। यहाँ से जो नदियाँ पश्चिम की ओर निकलती हैं, ये बहुत ही संकीर्ण घाट है और यहाँ से बहुत ही छोटी छोटी नदियाँ हैं जो जाकर के अरब सागर में मिलती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारत पूजा तथा पेरियार हैं। अब हम उन नदियों की चर्चा करेंगे जो प्रायद्वीप से निकलती हैं लेकिन पूर्व की ओर बहती हैं। इनमें सबसे पहली नदी है गोदावरी नदी और उसकी द्रोणी अर्थात इनकी सहायक नदियाँ। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। ये बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। गोदावरी नदी ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और इस तरह से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं जैसे पूर्णा, वर्धा, प्रहन्निता, माजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आपको विशेष रूप से नोट कर लेना है कि इस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आ सकता है। महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिशा में है। मैप पर आप इस जगह पर देखेंगे आपको महानदी की द्रोणी देखने को मिल जाएगी। अगली है कृष्णा द्रोणी। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मुसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। ये कृष्णा नदी है और ये यहाँ से निकलकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। इसको आप मैप में देख सकते हैं। अगली है कावेरी द्रोणी। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडुलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती तथा कावनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। हमारे देश के दक्षिण में आपको ये पॉइंट मैंने बना दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कावेरी द्रोणी मिल जाएगी आपको देखने के लिए। यहाँ से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलौर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां भी हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी तथा स्वर्ण रेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है। केवल 3% ही स्वच्छ जल है जिसको हम
पी सकते हैं, जिसका हम उपयोग करते हैं, जो कि हमारे लिए उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है, अर्थात बर्फ के रूप में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे प्रमुख झीलों की। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घरों और शिकारा से तो आप परिचित होंगे ही, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहाँ नौकायन, तैराकी और अन्य जलीय क्रीड़ाओं का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल और दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या वो उतना ही आकर्षित करते जितना आज करते हैं? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत और अरल सागर। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं। ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न हैं। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों और बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का वायु, नदियों और मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पिट तथा बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील, जो एक लवण जल वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी हैं। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बन गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल और बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नंगल परियोजना। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय ये बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में ये पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती हैं, जलीय परितंत्र को संतुलित करती हैं, झीलों की सुंदरता पर्यटन को बढ़ाती हैं तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती हैं। अब हम नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, क्या योगदान है, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही अधिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े शहर हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे ही बसे हैं। आप पता कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि आपका शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ये गांव अब
बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित हैं। किंतु भारत जैसे देश के लिए, जहां अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहां सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP के साथ आरंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत हैं। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। नदी प्रदूषण। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। ये केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है। लेकिन लगातार बढ़ते औद्योगिक और शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जाता है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। अब आप अभ्यास हेतु कुछ प्रश्नों को नोट कीजिए। इनमें सबसे पहला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? नंबर 2, वुलर झील किस राज्य में स्थित है? प्रश्न क्रमांक 3, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? प्रश्न क्रमांक 4, शिव समुद्रम किस नदी पर है? प्रश्न क्रमांक 5, नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है? लिखिए। अगले वीडियो में हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।